क्लास 12th का हमने पहला चैप्टर लिया है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने कुछ तो पढ़ रखा है बट कुछ आपने नहीं पढ़ रखा है। देखिए, इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है, और जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। देखो, पूछा वही जाएगा और आपसे बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ लिया जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़े सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें लिखे तो लिखे क्या। समझ में आ रही बात? तो इसी वजह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट भी मिलेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है। देखो, कौन कहलाता है या फिर किसे कहा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आया भी था, अगर आप लोग रिमेंबर करो तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था एमसीक्यू में कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। उसमें ऑप्शन दे दिया था, कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, है ना, दयाराम साहनी थे, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, बट आपको बस इतना अवेयर रहना है कि क्वेश्चन आपको इतना लर्न कर लेना है कि ताकि वो 8 नंबर में दे, 4 नंबर में दे, 3 नंबर में दे, 1 नंबर में दे, कहीं भी दे, बस उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही है। ठीक है, तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन होता है। अब यहाँ पे देखिए, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब होता है पुरानी, और तत्व का मतलब होता है वस्तु, और उनके जनक का मतलब होता है कि उनको खोजने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि पुरानी वस्तुओं को खोज करने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है, उन्होंने हड़प्पा के विषय में क्या जानकारी दी है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत के प्रथम भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्हीं को एक तरीके से देखा जाए तो जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर में उन्होंने हड़प्पा के अध्ययन से जानकारी दी कि इस पुराने स्थल से इतनी अधिक संख्या में ईंटें पाई गई हैं, जो कि लगभग 100 मील की रेलवे लाइन लाहौर से लेकर मुल्तान तक बिछाने के लिए पर्याप्त है। इट मींस, कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा में इतनी ईंटें मिल गई। स्टार्टिंग में क्या आप लोगों ने पढ़ा था? स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि हड़प्पा की आखिर खोज कैसे हुई। वही है कि वहां पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, वहां से ईंटें मिलनी शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि ये आखिर यहाँ पे ऐसे सडनली ईंटें कहाँ से आ सकती, जाहिर सी बात है कुछ है। फिर वहां पे फिर धीरे धीरे खुदाई करनी शुरू की गई और फिर धीरे धीरे वहां पे खोजा गया। ठीक है ना? तो ऐसे ही जब इस पे अध्ययन किया गया तो पता ये लगता है कि भाई यहाँ पे इतनी ईंटें हैं कि अगर हम रेलवे लाइन का भी वो निर्माण करें तो 100 मील तक हम बिछा सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से, है ना, ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की चीजें। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये हड़प्पा की खोज में, ठीक है, ये चूक गए थे, और इसी वजह से इनको ये भी कहा जाता है कि कनिंघम का भ्रम। खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने। और दूसरा आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, उसको किसने खोजा था? अच्छा, नेतृत्व किसका था? जॉन मार्शल का। लेकिन उनसे भी पहले ये थे कनिंघम, जो कि मतलब पुरातत्व वो थे, बट इनका कुछ नजरिया अलग था, इस वजह से ये चूक गए थे उस चीज को खोजने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए रखा गया है, और देखिए इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, मुहरों तथा मुद्रांकों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों के लिए किया जाता था। मुद्रांक क्या दर्शाते हैं? अब देखिए एक चीज समझिए, आपका स्कूल है और आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो है, कभी आप लोग प्रिंसिपल से कॉपी चेक कराए हो ना? तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे समय में क्या था, वो स्टैंप मारते थे और ग्रीन कलर का पेन लेते थे, जिससे वो साइन कर देते थे। ऐसे ही होता है। अच्छा, उससे क्या पता लगता है कि हमने अपनी कॉपी को प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचा दी है और उन्होंने उस चीज को चेक कर दिया है, तो इसका ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही पहले के समय में जो मुद्रांक होते थे, इसमें जो स्टैंप होते थे, उनका काम ही यही होता था, ये चेक करने का। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं 2 स्थान है, एक स्थानीय है, एक स्थानीय है। कोई भी सामान हमें इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है प्राइवेसी नाम की कोई चीज होगी कि हम जो पार्सल दे रहे हैं, जो लिफाफा दे रहे हैं, या फिर जो भी चीज हम यहाँ से वहां पहुंचा रहे हैं, उसको सेफली यहाँ से वहां तक डिलीवर। क्योंकि देखिए पहले के समय में कुछ राजा महाराजाओं की नीतियां भी होती थी, जिसको शेयर करना होता था। कुछ माल मतलब समझो कि व्यापार संबंधी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे, जिसको इधर से उधर करना होता था, तो उसकी प्राइवेसी के लिए स्टैंप का यूज किया जाता था। तो जहां पर उसको लॉक किया जाता था, वहीं पे स्टैंप लगा दिया जाता था, ताकि अगर कोई रास्ते में इसकी छेड़खानी करे या चेक करे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो सामने वाले को पता लग जाए कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, देखिए है ना? उसमें लास्ट के टाइम पे वो पेपर लीक करते हैं ना, चोरी करते हैं राजू रस्तोगी के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको कैसे पता लग जाता है
वही है, जब ऑफिस में जाता है तो चेक करता है कि ये तो लिफाफे का वो जो सील है वो टूटा हुआ है, ठीक है, उसको पता लग जाता है, फिर वो कहता है सीधा उसी को ऑफिस में पहुंच जाता है, मतलब उसके घर पे पहुंच जाता है। तो आखिर ये जो सील है इसलिए दी जाती है ताकि ये पता लग सके कि छेड़खानी इसके साथ हुई है कि नहीं है, और ये इस समय यूज की जाती थी, ठीक है, समझ में आ रही है स्टंप का मतलब क्या है। और स्टंप ऐसा वो छोटा समझो पेपर टाइप में स्टंप नहीं होता था, वो कुछ गोंद जैसा होता था, उसको लगाया जाता था और उसको दबाया जाता था बढ़िया तरीके से ताकि वो दोनों में सटा रहे, और कोई उसको खींचे तो दोबारा उस तरीके से ना लग पाए जैसे कि पहले लगा था। समझ में आ रही बात? तो इसी वजह से वो चीजें बनाई गई थी। तो यही लिखा है कि मुद्रांक भेजने वाली की पहचान बताने के लिए सबसे पहले ये मदद करती थी कि ये कहां से आया है। जैसे स्टंप जो है ये बताती है कि आखिर स्टंप किसका है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का स्टंप अलग होता है, स्कूल का स्टैंप अलग होता है, ट्यूशन का भी स्टैंप होता है वो अलग होता है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग स्टैंप। ऐसे ही जो उस मुद्रांक को भेज रहा है सबसे पहले वो मुद्रांक हेल्प करती है किस चीज के लिए, ताकि भेज कौन रहा है इस चीज का पता कर सके। दूसरे नंबर पे यदि वो टूटी नहीं होती तो पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, अर्थात वो सुरक्षित पहुंच गई है। समझ में आ रही बात? ये चीज है। चलिए अब मुझे बता दीजिए, ये जो मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं है ना? कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पुरातत्वविद किसी संस्कृति के विशेष में रहने वाले संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता जानने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोग को और नोट्स भी मैंने दिया है कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन इतिहासकार किस तरीके से करते हैं, करवाया है मैंने शॉर्ट में उसको बता दिया। लेकिन उसी चीज को देखिए यहाँ पे 2 लाइन के क्वेश्चन में दिया हुआ है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्यों? पुरातात्विक मतलब पुरानी वस्तुओं को खोजने वाले व्यक्ति किसी संस्कृति विशेष में रहने वालों के बीच में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं को जानने के लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं? 2 चीज हमने पढ़ा था, क्या क्या करते हैं? हाँ, समाधान और दूसरा विलास की वस्तुएं। पढ़े हो ना आप लोग? समाधान से हमें क्या पता लगता है? समाधान से हमें ये पता लगता है कि आखिर जो कब्र है, कब्रों में किन किस टाइप की वस्तुओं को दफनाया गया है, क्या कीमती वस्तुएं डाली जाती थी कि नहीं। अच्छा, इससे क्या क्या पता लगता है? सबसे पहले कब्रों की जो गर्त की बनावट थी वो अलग अलग होती थी। इससे ये पता लगता है कि हाँ, यहाँ के जो लोग हैं ये भेदभाव करते थे इस टाइप से, जैसे कोई अमीर है तो वो अच्छा बनवाएगा, कोई गरीब है तो वैसे बनवा देगा। दूसरी चीज, एक में अच्छा सामान मिला है और एक में नॉर्मल मिला है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उसके लायक उसने उसमें डाला है, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो समाज के बारे में हमें पता लग गया कि जो समाज है वहां पे अमीर भी थे गरीब भी थे, इस तरीके से। और सामाजिक चीजें भी पता लग गई कि आर्थिक चीजें भी, कि किसी के पास ज्यादा पैसा होता था तो किसी के पास। तो यही है, हड़प्पा में मिले समाधानों में आमतौर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त का मतलब एक तरीके से समझो गड्ढा, ठीक है। आगे, कब्रों में मृदभांड और आभूषण से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला समझते हैं विलास की वस्तुएं। देखिए विलास की वस्तुओं की अगर बात किया जाए तो विलास की वस्तुओं में मैंने ये पढ़ा था, ऐसी वस्तुएं जो कि दुर्लभ होती हैं और क्या होती है, ज्यादा कीमती होती है, वो विलास की वस्तुओं में आती है। अब इसमें क्या करते हैं इतिहासकार, सबसे पहले जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती है, इट मीन्स जो हम डेली यूजेस करते हैं, जैसे आप अपने घर में देखेंगे तो पलटा हो गया, करछी हो गया, वो क्या बोलते हैं उसे, जिसपे रोटी बनाते हैं, तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, और भी बहुत सारे बर्तन यूज करते हैं, वो उतनी कीमती नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा कीमती हैं, जिसको हम कभी कभी ओकेजन पे ही पहनते हैं, जैसे कोई हार हो गया या कुछ भी हो गया, जो रात में कोई आभूषण हो गया, इस प्रकार की चीजें हम कुछ उसी समय पे पहनते हैं और साथ ही साथ हम उसको सेफली रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही, तो कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, विलास की वस्तुएं। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? सामाजिक विभिन्नता को पहचानने के एक अन्य विधि है विलास की वस्तुएं, और इसका वर्गीकरण करना है। पहली वस्तुएं रोजमर्रा की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चकिया, मृदभांड, सुइयां, झावा इत्यादि। ये वस्तुएं सामान्यतः, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी है, थोड़ा इसको नजरअंदाज करना, बाकी जो मैं नोट्स दूंगा उसमें प्रॉपर रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है, मतलब हर जगह पे देखने को मिले। जैसे हर घर में तवा देखने को मिलेगा, लेकिन हर घर में वो कहते नहीं, 9 लखा हार नहीं देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि कुछ चीजें दुर्लभ है जो हर किसी के घर में होती नहीं है। चलिए,
पुरातत्वविद उन वस्तुओं को बहुमूल्य मानते थे जो कि अनुपलब्ध या फिर जटिल तकनीक से बनी हुई होती थी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसको बनाने में ज्यादा समय लगता हो या फिर जो हमारे समाज में बहुत कम हो, ठीक है, वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा कीमती होती है। अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा है कि जैसे कि फ्यांस के बने बने छोटे जो पात्र होते थे उनको ज्यादातर कीमती माना जाता था, क्योंकि देखो कहा जाता है कि कुछ पत्थर भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वो चीजें हैं जैसे कि फ्यांस के बने छोटे छोटे जो पात्र होते थे, छोटे छोटे चीजें होती थी, वो ज्यादा कीमती होती थी क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था तथा संभवतः यह संदिग्ध द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, और जो कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से मिले हैं। अगर देखा जाए तो फ्यांस से बनी बनी जो चीजें हैं वो काफी कीमती होती थी, और ये मिली कहाँ है हमें, मोहनजोदड़ो में, और कहां पे, हड़प्पा में मिली है। इतनी बात समझ में आती है? आगे, और कालीबंगन और जो छोटी बस्तियां थी वहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो कि दुर्लभ होती थी, ज्यादा कीमती होती थी, वो हर जगह देखने को नहीं मिलती थी। कहां देखने को मिली है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में देखने को मिली है। अच्छा, साथ ही साथ सोना भी दुर्लभ था और क्या था, कीमती था। देखो जो चीज दुर्लभ है हो सकता मतलब वो मोस्टली चांसेस है कि उसका कीमत भी ज्यादा है। आपने खैर इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ा है, बट उसमें एक चीज कही जाती है, जो चीज मार्केट में कम है उसका डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है, तो उसमें से एक है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमने पढ़ लिया, जो कि हमने ये देखा कि पुरातत्वविद किस तरीके से विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगर बताइए, और 4 नगर कौन कौन से हो गए? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, और ये समझो ये हड़प्पा से रिलेटेड है, इस वजह से हड़प्पा को इसको काउंट मत करो, हड़प्पा को छोड़कर फिर काउंट करना मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और चोहंदलो। ठीक है, अच्छा, ऐसे कोई जगह बताइए जहां पर सिंचाई के अंश मिले, कि यहाँ पर जैसे खेत हुआ होगा, वहां पे सिंचाई होती होगी, ऐसी चीजें। तो कौन सी जगह पे हुई है? सोतुरगई जो कि अफगानिस्तान में है, और एक है धौलावीरा जो कि गुजरात में। समझ में आ रही बात? 4 केंद्र पूछा जाएगा तो ऊपर वाले। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आ सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैप में। ठीक है, तो मैप वाली भी चीज मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, बट एक बार और मैं कराऊंगा, सेपरेटली कराऊंगा। ठीक है, ये पेपर से पहले पहले आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि हड़प्पन जल निकासी जो प्रणाली है एक अनूठी विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अच्छा, आप बताइए, जब मैं हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग ने ये बात पढ़ा था ना कि हड़प्पा में जो नालों का निर्माण किया गया था वो एक अद्भुत कला थी। अच्छा, कैसे अद्भुत कला थी इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए, आप पहले ये सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता कोई आज की सभ्यता नहीं है। कब की सभ्यता है? काफी पुरानी है। आपको डेट भी याद होगा, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसको हुए लमसम 5000 साल हो गए। कितने? और आज की डेट में हम जो चीजें फेस करते हैं, दिल्ली जैसे राजधानी में रहकर भी हम ये चीजें देखते हैं कि हमारी नालियां इस तरीके से बनी है, कहीं कहीं तो ढकी नहीं है। अच्छा, ढकी भी है तो वहां के इंसान भी रहने नहीं देते हैं, उठा ले जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या होता है, आप देखो कहीं कहीं नालियां जाम हो जाती हैं, होती है ना। लेकिन सोचो, हड़प्पा के समय में नालियां बिल्कुल सेपरेट बनती थी, गंदगी बिल्कुल नहीं, उसमें जो भी चीज समझो कि हर एक चीज बहुत ही सेपरेटली बनाया गया था, ढक कर रखा जाता था, ताकि उसमें से मतलब ये समझो कि उसमें कोई कूड़ा करकट ना जाए, इस प्रकार की चीजें, मतलब साफ सफाई का पूरा बंदोबस्त था। इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, क्या? अनूठी विशेषता। अनूठी का मतलब क्या होता है? सबसे बढ़िया विशेषता। समझ में आ रही बात? अच्छा, इन्होंने किस तरीके से बना रखा था? तो इन्होंने सबसे पहले ऐसा समझो कि सबसे पहले इन्होंने बनाया रोड, रोड के जस्ट बगल में क्या बन गई? नाले। हालांकि रोड के जस्ट आसपास में जैसे देखते हो आज की डेट में जैसे बनता है, वैसे इधर भी नाली बन गई और इधर भी नाली बन गई। दूसरे नंबर पे इसके बाद घर का निर्माण किया जाता था। घर का हर किसी के घर का एक दीवार कम से कम नाली से टच होता था। जैसे आज के डेट में हम देखते हो हमारा घर जो है किसी ना किसी नाली से टच तो रहता ही रहता है, ताकि घर का जो वेस्टेज पानी उसको बाहर निकाला जा सके। अच्छा, एक चीज और, ये क्या करते थे, बहुत ही स्मार्ट थे। स्मार्ट कैसे? जैसे मान लेते हैं ये तो हो गई नालियां, नाली बन गई है, ये मान लेते हैं घर बन गया। अब जब घर बना और यहाँ पे मान लेते हैं वॉशरूम है, और इस वॉशरूम की जो पानी जा रही है वो सीधा नाले में नहीं मिला देते थे, सीधा नाले में मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं नहाते वक्त या फिर ऐसे ही कि अगर कोई कीमती सामान या कुछ जेवरात ऐसा गिर गया नाली में और वो बह के चला गया तो सीधा नाले में चला जाएगा।
इसलिए ये क्या करते थे, यहाँ पे हौज बनाते थे। क्या बनाते थे? हौज का मतलब होता है एक तरीके से गड्ढा। विजयनगर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, हौज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गड्ढा। और उस गड्ढे में क्या होगा, सबसे पहले चीज, जैसे मान लेते हैं, सपोज इसको ऐसा देखिए, जैसे ये मान लेते हैं ये गई नाली, ये नाली जा रही है, ये अपना मेन, ये घर की नाली है और ये अपना मेन नाला है, और इसको मेन मिलाने से पहले यहाँ पे एक गड्ढा बनाया जाएगा और उस गड्ढे के बाद ऐसे जोड़ दिया जाएगा। अब सपोज करो कोई भी ऐसा चीज आएगा जैसे कूड़ा करकट या कीमती चीज, तो सबसे पहले इस गड्ढे में जाएगा और गड्ढे में नीचे चला जाएगा, और पानी है तो ऊपर रह जाएगा, और पानी सीधा इसमें चला जाएगा, और जो चीज है वो यहीं पे रह जाएगा। तो अगर साफ सफाई करनी है तो हमें किसको साफ करना पड़ेगा? हौज को। अगर कोई भी कीमती सामान बाई चांसली गिर भी जाता है तो कहाँ जाएगा? हौज में जाएगा, और इस हौज से फिर निकाल लिया जाता था। तो इस प्रकार की चीजें बनाते थे। अच्छा, आपने देखा कि आपके गली में सीवर भी पड़ा है, पड़ा है ना? तो जो सीवर भी पड़ा है वो भी सेम ऐसे ही बनाया गया है। कैसे? ये मान लेते हैं कि आपका रोड है, इस रोड में क्या है, सीवर पड़ा है इस तरीके से, और उस सीवर के बीच बीच में एक इस तरीके से गड्ढा बनाया गया है, बनाया गया ना कुछ कुछ दूरी पर, जिसको ढक कर रखा गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पाइप के माध्यम से पानी को बाहर ले जाया जाएगा, और जो मलबा है वो कहाँ रह जाएगा? इसमें। और जो हौज है इसमें इसमें साफ किया जाएगा, टैंकर जो रहेगा सिर्फ इसको साफ करेगा। समझ में आ रही बात? और ये अब जाकर ये चीजें हो रही है, आप सोचो हड़प्पा में बहुत पहले ही हो चुकी है। इसलिए हम पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिससे हमें सीखना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसी वजह से वहां की जो जल निकासी प्रणाली थी काफी बेहतरीन थी। समझ में आ रही चीजें? चलिए अब देखिए, क्या हड़प्पा शहर की जल निकासी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है। कैसे? सड़कें और गलियां एक ग्रिड पद्धति पर बनाई जाता था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। देखिए, जैसे आपने देखा शहर में जो भी सड़कें बनाई जाती हैं बिल्कुल सीधी सीधी जाती हैं, बट यहीं पे अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में जो सड़कें हैं वो सीधी नहीं जाती हैं। शहर में क्यों सीधी जाती है? क्योंकि इसको योजना के हिसाब से बसाया जाता है। और गांव में क्यों सीधी नहीं जाती है? कि जहां मर्जी सब अपना जमीन है कहीं भी फैल के बना लो। देखते हो ना, बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, लेकिन शहर में बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। शहर का घर और गांव का घर सब डिफरेंट होगा, ठीक है? तो ऐसा ही, इसी वजह से। लेकिन हड़प्पा अगर देखा जाए तो हड़प्पा को, है ना, शहरों में गिना गया है, इसलिए क्योंकि सभ्यता काफी अच्छी खासी थी। इसी वजह से वहां की जो सड़कें तथा गलियां थी, नालियां थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, मतलब सीधी सीधी जाती थी। सेकंड नंबर पे, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था और फिर उनके अगल बगल आवासों को बनाया जाता था। इसमें यह बात लिखा है कि सबसे पहले नाली को ही बनाया जाता था, फिर रोड को बनाया जाता था और फिर घर को बनाया जाता था। ऐसी बात कही गई है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे। घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ने के लिए एक प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी हुई होती थी। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने हुए होते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा, जब नाला बनता है तो मसाले का यूज होता है और ईंट का यूज होता है, तो तभी जाके नाला बन जाता है। और साइड साइड में प्लास्टर कर देते हैं ताकि सेपरेट बिल्कुल चला जाए, पानी लीक ना हो, ऐसा। लेकिन बहुत समय पहले हमारे पास इस प्रकार का कोई वो तो था नहीं, सीमेंट और इस तरीके की चीजें तो थी नहीं। तो कैसे होता था? जो मिट्टियों में अच्छी मिट्टी होती थी, उस मिट्टी में पानी डालकर उसका मसाला तैयार कर लिया जाता था, और जो जोड़ा जाता था ईंट, तो उसी के माध्यम से जोड़ दिया जाता था। और आज भी गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जो कि मिट्टी के गारे का यूज किया गया है, और वो काफी बड़ी बड़ी घर है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ऐसा ही लिखा है कि मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनी होती थी, और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके, कि हटाकर उसको साफ कर दिया जाए, उस तरीके की चीजें कर दिया जाए। अगला, घरों की नालियां पहले एक हौदी में खुलती थी या खोली जाती थी, और इसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। अभी जैसे हौज मैंने बताया ना, ये वही चीज है, समझो, हौदी या हौज एक ही को कहा जाता है। आगे, बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए क्या बनाए जाते थे? जो आज हम सीवर बना रहे हैं वो सीवर बन चुका था। समझ में आ रही बात है? तो जगह जगह पे अंतराल का मतलब होता है गैप, थोड़े थोड़े गैप पर इस प्रकार की हौदियां बनाई जाती थी ताकि उसको साफ किया जा सके। सोचो, उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। समझ में आ रही बातें? तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ठीक। अब किसी को कोई दिक्कत है तो कृपया करके पूछ ले। हालांकि देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, वही चीज जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बस ये है कि आप अगर खुद से रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे तो करवाना ही है। चलिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे, हड़प्पाई शिल्पकार किस प्रकार से शिल्प उत्पादन में निपुण हुआ करते थे। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ शिल्प उत्पादन होते थे, कहाँ कहाँ पर जो चीजें बनाई जाती थी, मनके बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, कहाँ कहाँ पे बनाई जाती थी। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें वहां जो कूड़ा करकट और जो भी सामान मिले है उसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि ये जो जगह था यहाँ पे ये चीजें होती थी। समझ में आ रही बात। जैसे सपोज आपने फेमस जगह आपने सुना होगा कि कोई ऐसा, सूरत आपने सुना है, सूरत, सूरत नाम सुना है ना, सूरत कपड़े के लिए फेमस है। अपना दिल्ली का जो चांदनी चौक, ये तो हर मार्केट के लिए फेमस है, खासकर कपड़ा उपड़ा यहीं से जाता है, हर जगह पे जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देखा जाए तो करोल बाग, ऐसा करके बताया जाता है ना, क्योंकि वो उस चीज का केंद्र है। समझ आ रही बात। ऐसे ही हड़प्पा को जब देखा गया तो हड़प्पा के आसपास के जो केंद्रों को देखा गया तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर ये चीजें होती हैं, यहाँ पर ये चीजें होती हैं, हो ना हो कि ये इस चीज का केंद्र होगा। तो क्या लिखा है, प्रमुख हड़प्पाई सभ्यता के उत्पादन केंद्र जैसे चुहंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर तथा बालाकोट थे। यानी कि ये वो जगह थे जहां पर क्या होता था, उत्पादन, इसलिए इसको उत्पादन केंद्र कहा जाता है। आगे, वे मनका बनाने, शंख की कटाई करने, धातु कर्म, सीले बनाने तथा बाटों के उत्पादन में निपुण हुआ करते थे। यानी कि वो कुशल थे ये सब चीजें बनाने के लिए। ठीक है, ये स्टैम्प तरीके से समझे ना, स्टैम्प वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, मनकों के निर्माण में विविध प्रकार की पदार्थ उपयुक्त किए जाते थे, जैसे कार्लियन, जैस्पर, फर्टिस, क्वार्टर्स, ठीक है, सेल खड़ी जैसे पत्थर हुआ करते थे, तांबा, फ्यांस, सोने जैसे धातुआ हुआ करते थे, शंख, फ्यांस तथा पक्की मिट्टी, इन सभी चीजों का यूज किया जाता था। मतलब इस चीज को बनाने के लिए जो मनका वगैरह वो सारी चीजें बनती थी ना, तो इन सभी चीजों का यूज किया जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को और पढ़ाया था कि मनका किस प्रकार से बनाया जाता था, पढ़ाया है ना, उसमें मैंने सेपरेटली चीजों को अलग अलग करके लिखवाया है। ठीक है, जो कि आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। और बाकी आप लोग को यही पता है ना कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना, इस प्रकार की चीजें मैंने बता रखी है। जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा, 1 मिनट की वीडियो, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे, चुहंदड़ो, लोथल तथा धौलावीरा में मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण मिले हैं। यानी कि ये वो जगह है जहां पर जैसे मोतियों की जो मालाएं होती है, तो मोतियों में छेद करना, ठीक है, तो वो छेद करने के लिए जो उपकरण है वो कहां से देखने को मिले हैं, चुहंदड़ो, लोथल और धौलावीरा में। नागेश्वर और बालाकोट में शंख से बनी हुई वस्तुएं देखने को मिली है, जैसे चूड़ियां हो गई, करछियां हो गई, पच्चीकारी की वस्तुएं हो गई, ठीक है, जो कि निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे तथा संभवतः ही चुहंदड़ो तथा लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों में लाए जाते थे। इट मींस, कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे केंद्र थे जहां पर इन जैसे वस्तुओं को बनाया जाता था और उसके बाद दूसरे जगह पर उसको भेजा जाता था। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि दिल्ली में जो सामान आता है वो बनाया कहीं और जाता है और भेजा दिल्ली में जाता है और यहां से उसको सेल आउट किया जाता है। ठीक है, ऐसा, क्योंकि देखो दिल्ली में फैक्ट्री खोलना आसान नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो दिल्ली में नहीं, बल्कि सुना होगा कि जॉब करने नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जगह ही नहीं बची है ना उस चीज को खोलने के लिए। तो इसी वजह से ऐसे जो चीजें बनाई जाती थी वो अलग अलग जगहों पे बनाई जाती थी और फिर उसको हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये शिल्प उत्पादन के केंद्र है जिसमें हमने ये समझा कि यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बनाई जाती थी और इस चीज को वो किया जाता था। चलिए, अब इसमें बड़े क्वेश्चनों में अगर देखा जाए, इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने ये पढ़ा है ना, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वो भी इसमें आया है। बट देखना क्वेश्चन को कुछ तरीके से घुमाया है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को मैंने करवा रखा है, बट उसको मैं एक बार और करवाता हूँ रिवाइज में, और ताकि आप लोग अगेन वीडियो देख पाए और अगेन चीजों को समझ पाए, इस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पुरातात्विदों द्वारा की गई खोजों से पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों में संपर्क थे। क्या ये संपर्क सुदूर क्षेत्रों में आपसी व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। समझ में आया, दोबारा समझाता हूं। पुरातात्विद जो है उन्होंने खोज किया और खोजों से कैसे पता चलता है कि हड़प्पा जो वासी है वो सुदूर का मतलब होता है दूर के देशों के साथ व्यापार करते थे।
कैसे समझ में आता है? जाहिर सी बात है, हमें ये समझ में आता है वस्तुओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? वस्तुओं के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे चाचा ने कोई ऐसा सामान भेजा जो कि दुबई से भेजा, जो यहां नहीं मिलता है लेकिन वो दुबई में मिलता है, वो यहाँ पे भेजा। और आप लोगों में से किसी और के भी कोई रिश्तेदार या जो भी है वो दुबई रहते थे, उन्होंने भी वही सामान भेजा, तो आपके घर में आया और मेरे घर में आया। आप देखते ही बता दोगे ना भैया ये आपको कहां से मिला या किसने भेजा, ऐसे बोलोगे ना, क्योंकि इससे पहले आपने किसी के हाथ में देखा नहीं था। बट फिर मैंने कहा कि ये मेरे चाचा ने दुबई से भेजा है, तो आप कह लोगे ना कि ये जो सामान है जाहिर सी बात है कहाँ की है, दुबई की है, बोलोगे ना। तो ऐसे ही दूसरे के जगहों के जो वस्तुएं होती हैं उनकी इसी तरीके से पहचान की जाती है। समझ में आ रही बात? तो देखिए क्या लिखा है, पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर से मंगवाया जाता था, जैसे कि ओमान। जैसे कहां से मंगाया जाता था? ओमान से मंगाया जाता था। जैसे क्या क्या मंगाया गया है, तो आपने देखा होगा ये एक वर्तमान बनाया गया है, वर्तमान। जैसे एक आपके बुक में एक सुराही जैसा इमेज है जो ब्लैक कलर का है, एकदम ब्लैक कलर का, देखो इसमें है, दिखाना एक बार, देखो ये दिखा दो आप, ठीक है, ये देखो नोट्स में आपको मिल जाएगा। देखो इस तरीके से चीजें मिली है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। देखो ये चीजें जो मिली हुई है ये यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, मतलब हड़प्पा के प्रोडक्ट नहीं थे, ये अलग जगहों से मंगाए जाते थे। और इसको कैसे पता लगा? जब यहाँ की वस्तु और दूसरी जगह की वस्तु सिमिलर देखने को मिली, तब हो ना हो कि हाँ वहां से व्यापार हुआ करता था, ऐसे करके पता लगता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं में दोनों में निकल के कुछ अंश मिले, मतलब निकल एक तरीके से समझो धातु के कुछ अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर वो करते, संकेत करते कि भाई यहाँ की चीजें और वहां की चीजें क्या है, बोथ आर सिमिलर। आगे बात करते हैं दूसरी संकेत। दूसरा संकेत क्या है भाई? दूसरा संकेत है कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, जो कि ओमानी स्थल से मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो जो मर्तमान है वो मर्तमान ओमान में मिला है, ठीक है, लेकिन वो था कहां से? हड़प्पा का था। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा और ओमान के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, मतलब लेन देन किया करते थे। समझ में आ रही बात? आगे पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे तथा मनके भी शामिल है। पासे समझते हो क्या होता है? अरे जैसे लूडो की गोटियां होती है, महाभारत में नहीं सुना है क्या, वो पासा फेंकते थे ऐसे ऐसे करके, तो कुछ इस प्रकार की चीजें होती थी। ऐसा संभव है कि ओमानी और बहरीन, ये भी जगह है, मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। यानी कि अगर देखा जाए तो ओमान से, बहरीन से, मेसोपोटामिया से जो हड़प्पा का जो संबंध था वो या व्यापार जो था किसके माध्यम से होता था? समुद्रों के माध्यम से होता था। अच्छा, इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाजों तथा नाव के चित्रांकन भी देखने को मिले हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई ये नाव के माध्यम से ही व्यापार करते होंगे। उपयुक्त पुरातात्विक खोजों से यह विदित होता है, यानी कि ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी के सुदूर क्षेत्र ओमान, दिलमन, ठीक है, मेसोपोटामिया इत्यादि से एक अच्छा व्यापारिक संबंध देखने को मिलता है। ये सब जगह है जहां से उनका व्यापार वगैरह हुआ करता था। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हैं जिसको हमने समझा कि आखिर किस तरीके से ये दूर की जगहों से व्यापार वगैरह किया करते थे। अब इसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, ये देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता का पतन, एक तो हो गया सिंपल क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होगा। तो आप कह दोगे कि बाढ़ आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, बता देते हो ना। लेकिन आप पहले ये समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या 1800 ईसा पूर्व तक आपकी राय में परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के अंत का क्या कारण है, वर्णन कीजिए। आप इसको कैसे लिखेंगे कि हड़प्पा का जो अंत है कुछ इस प्रकार से हुआ कि जो वहां के रहने वाले जो लोग थे, अलग अलग जगहों पे फैले हुए थे, उनकी संख्या धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। जो शिल्पकार थे, जो कि चीजों को बनाया करते थे, वो धीरे 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 इस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। और एक समय ऐसा आ गया था जिसकी वजह से मतलब वहां पे कोई बचा ही नहीं था, या सब छोड़ के चले गए थे। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे जो कारण है, एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, हाँ बस इतना पता है कि उस जगह से आबादी कम हुई और भारत में ये जो पंजाब का एरिया हो गया और आगे तक यहाँ की आबादी बढ़ने लगी। मतलब कुछ लोग वहां को छोड़कर यहाँ पर आने लगे।
समझ में आ रही बात? तो यही लिखा है 1800 ईस्वी तक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पता चलता है कि चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया, यानी कि छोड़ के चले गए, और इसके साथ गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नई बस्तियों में आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थल में भौतिक संस्कृति में बदलाव भी देखने को मिला, यानी कि संस्कृतियां वहां की चेंज होने लगी थी। जैसे सभ्यता की विशिष्ट वस्तुओं में, बाटों में, मुहरों में, विशिष्ट मनकों में का समाप्त हो जाना, धीरे धीरे वो समाप्त भी हो गया था। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार करना, शिल्प विशेषज्ञ भी वहां पे धीरे धीरे समाप्त होने लगा था तथा थोड़ी वस्तुएं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां लोग पहले ज्यादा व्यापार करते थे दूसरे के साथ, वहां पे अब कम व्यापार होने लगा। इट मींस वहां की जो जनसंख्या है धीरे धीरे कम होने लगी थी। अच्छा, अब देखिए और क्या हुआ। आवासीय निर्माण की तकनीक का ह्रास से हुआ, मतलब वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनका जो घर था अब उतनी मात्रा में नहीं था जितना कि पहले हुआ करता था। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का धीरे धीरे निर्माण बंद हो गया और इन परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार की व्याख्याएं दी जाती हैं कि इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। किसकी वजह से? जैसे सबसे पहले क्या हुआ वहां पे? जलवायु परिवर्तन। दूसरे नंबर पे क्या हुआ? अच्छा, वनों की कटाई होगा तो उससे क्या होगा? जो जानवर है वो अटैक कर देंगे गांव तक। अत्यधिक बाढ़ आ गई, इसकी वजह से लोग विवश हो गए। नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल जाना, भूमि का अत्यधिक उपयोग होना। अच्छा, आपने ये भी देखा कोरोना के समय लोग मजबूरी में दिल्ली को छोड़कर अपने गांव जा रहे थे। कोई गांव से दिल्ली नहीं आ रहा था, सब इसको छोड़ के जा रहे थे। क्यों? जान रहेगी दोबारा कमा खा लेंगे। तो ऐसे ही चीज। अच्छा, मान लो कि कोरोना कुछ समय तक और रहता तो लोग तो और भी छोड़ जाते ना। ऐसे ही यहां पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। और क्या हुआ भाई? और देखिए, उपयुक्त कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, यानी कि जो कारण दिए जाते हैं हो सकता है कि सही माना जाए, परंतु पूरी तरीके से अगर देखा जाए सभ्यता का पतन इसी वजह से हुआ, ऐसा भी संभव नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सुदृढ़ एकीकरण तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया, यानी कि यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके वहां पे कई लोगों ने अटैक कर दिया होगा या कुछ जातियों का अटैक हो गया होगा, है ना, तो लोग मजबूरी में छोड़ के चले हुए। बाकी ऊपर जो आपने कारण पढ़ा है वो तो है ही, ठीक है। मुहरे, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के, ठीक है, जो लोग थे, मानवकृत जो बाट हुआ करती थी, स्थानीय बाटों का प्रयोग, सब शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनशील से अनेक प्रकार का बल मिलता है, यानी कि जो इन सारी चीजों में आवासों का धीरे धीरे घट जाना, लोग व्यापार करना धीरे धीरे छोड़ दिए थे, लोगों ने घर बनाना छोड़ दिया था, लोग अपनी जगह को त्याग करके कहीं और चले गए थे, नई नई चीजों की खोज करने चले गए थे, या फिर समझो कि जैसे हम रोजगार के चक्कर में अपने जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, इस प्रकार की चीजें हुई होंगी, तो इस वजह से वो लोग छोड़ के चले गए। तो आप अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का तर्क देंगे जिसकी वजह से जो टीचर वो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन अगर सीधा हेडिंग डाल के अगर लिख देंगे ना तो थोड़ा सा वहां दिक्कत है नंबर कटने की। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी दिक्कत है किसकी है? नंबर कटने की। इस वजह से आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको आता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर किस संरचना का साक्ष्य देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो, आपको पता है ना, दो ऐसी चीजें जो मोहनजोदड़ो में देखने को मिली, क्या क्या? पहला विशाल स्नानागार और दूसरे नंबर पे अन्नागार। क्या मिला? हाँ, मोहनजोदड़ो जो है दो हिस्सों में कैटेगराइज है, दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर। और दुर्ग में क्या देखने को मिला? दो चीजें, स्नानागार और अन्नागार। समझ में आ रही बात? दोबारा बताता हूं, जो मोहनजोदड़ो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज है। कौन कौन से? एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग में क्या देखने को मिला? दो चीजें, स्नानागार और अन्नागार, उसी के बारे में बताया गया है। समझ में आ रही बात? लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर किस संरचना का साक्ष्य देखने को मिला है जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। अच्छा बताइए, विशाल स्नानागार, आपने ये बात पढ़ा है ना कि विशाल स्नानागार का यूज कब होता था? जब कुछ महोत्सव हुआ करता था या फिर कुछ विशेष हुआ करता था। और अन्नागार का कब प्रयोग हुआ था? जब ऐसा समझ में आ जाए कि आपदा आ गई है या फिर अब यही से पूरा चीज चलाना है, तब। जैसा आपने देखा, मैं बताता हूं, हमारे इंडिया में भी हमारे जो अनाज है इसको स्टोर करके रखा जाता है कि अगर आपदा ऐसी आ गई कि देश में कुछ भी एक्टिविटीज ना हो
तो भी सरकार के पास इतना अन्न बचा रहे कि लोगों को फ्री में भी खिलाए ना तो भी साल 2 साल गुजर जाए, ऐसा बचा के रखा जाता है। आप देखिए कोरोना के समय में प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, चोरी छुपे लोग कर रहे थे वो तो छोड़ दो, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा था नहीं, लेकिन फिर भी जगह जगह पर राशन दुगनी मात्रा में कर दिया गया था, किया गया था ना, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। ऐसे ही वहां पर भी स्टोर करके रखा जाता था। तो क्या लिखा है कि अच्छा, इसकी स्थापत्य कला का विस्तृत संक्षिप्त में वर्णन आपको दे रहा है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिले संरचनात्मक साक्ष्य जो कि विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सबसे पहला वहां पे विशाल स्नानागार और दूसरे नंबर पे एक माल गोदाम था जहां पे चीजें रखी जाती थी जो कि ईंटों से बने क्या लिखा है, एक माल गोदाम था जिसकी ईंटों से बने केवल निचला जो हिस्सा है वो शेष है, मतलब वही सिर्फ बचा हुआ, ऊपर का हिस्सा नष्ट हो गया है, लेकिन प्रूफ बचा हुआ है कि ये था यहाँ पर। आगे उसकी ऊपरी हिस्से बहुत पहले क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अब उसी के बारे में लिखा है कि विशाल स्नानागार और उसकी स्थापत्य क्या लगा है। थोड़ी बहुत बातें तो आपको पढ़ा है, मैं एक बार ऐसे सेपरेट करके बता देता हूँ। विशाल स्नानागार में सबसे पहले आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। एक काम करेंगे, नोट्स दिखा देंगे, मुझे एक नोट्स दिखा दीजिए, इसमें वो चीज निकाल लीजिए ना। देखिए मैं एक चीज मैं बता दूं, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स है इसमें सेपरेटली आपको इमेज के थ्रू भी दिखाया गया है। देखिए ये चीज है, ठीक है, इमेज के थ्रू दिखाया गया है। जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं कृपया करके अगर नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। बाकी आप लोग को सेपरेटली देखने को मिल जाएगा, इमेज के माध्यम से चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या क्लियर होंगे, जैसे बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बने हुआ करते थे, साथ ही साथ 2 सीढ़ियां भी होती थी, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, ताकि उतरा जा सके। इसको साफ करने के लिए कुएं भी होते थे ताकि पानी भरा जाए, और नाले भी होते थे ताकि पानी को निकाला जाए। साथ ही साथ यहाँ पे साइड साइड में कक्ष बने हुए थे ताकि मतलब समझो कि एक तरीके से कपड़े चेंज करना या फिर नहाना, इस तरीके की चीजें होती थी, ठीक है। बीच में इस प्रकार की चीजें बनी हुई होती थी। तो ये सब चीजें आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यही लिखा है कि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो कि चारों ओर एक गलियारों से घिरा हुआ था। इसके तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी और दक्षिणी भाग में क्या था, 2 सीढ़ियां बनी हुआ करती थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे यूज करके, ठीक है, जलबद्ध कर दिया जाता था, यानी कि ताकि पानी स्टोर हो पाए। इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे जिसमें एक बड़ा कुआं होता था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह के चला जाता था, मतलब उसको साफ करना, इस तरीके की चीजें करना। उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर हुआ करते थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार होता था। मतलब क्या हुआ, इस तरीके से इधर 4 बना दिया गया और इधर भी 4 बना दिया गया, ठीक है। ऐसा प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिल जाते थे, ठीक है। आगे इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और जो माल गोदाम है, माल गोदाम में आपको बस इतना समझ के रखना है कि देखो इसमें तो कुछ ऐसे साक्ष्य तो देखने को मिले नहीं है, ठीक है, बस वही कुछ अवशेष देखने को मिला है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसको आपदा के समय में चीजें यूज की जाती थी ताकि इसमें चीजों को स्टोर करके रखना, सुरक्षित रखना, कहीं कल की डेट में कोई आक्रमण कर दे, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में उस माल गोदाम का यूज किया जाता था। तो 2 ऐसी चीजें थी जो वहां पे देखने को मिली थी। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो लगता था इंपॉर्टेंट वो आप लोग के सामने रखा गया है। करना क्या आप लोग, देखिए चैप्टर ओवर हो गया, कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूं, उस चीज की तैयारी करके रखना है। और बाकी अगर कहीं भी दिक्कतें आती हैं चीजों में समझने में तो सबसे पहले आप वो देख लेंगे और उसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी हो गई, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चीजों को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।